हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 21 नवंबर और शुरू करते हैं फिल्म से स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम को लेकर है। क्यों न्यूज में है? दरअसल रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक सेमिनार आयोजित किया था। ये सेमिनार किस पे आयोजित किया गया था? नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के ऊपर। इस सेमिनार में यूनेडो और जीएफ ने भी पार्टिसिपेट किया था। यूनेडो मतलब यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड जीएफ मतलब ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो इनने मिलकर एक सेमिनार आयोजित किया था जिसमें नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम की जो रूपरेखा वो तय की गई थी। इस सेमिनार में बायो ऊर्जा और बायोगैस पोर्टल का भी लॉन्च किया गया है। तो ये बायो ऊर्जा पोर्टल क्या है? इसमें आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगी, जहाँ पे जो भी आप ये जो वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट खोलना चाहते हो या बायोमास का कोई प्लांट खोलना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की फैसिलिटी होगी, ताकि आपको ज्यादा सरकारी ऑफिसर को चक्कर ना काटना पड़े। और यहीं से आपको सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो मिलने वाली है इस प्रोग्राम के तहत, वो आपको यहीं से अवेलेबल हो जाएगी। बायोगैस पोर्टल में क्या होगा कि आपको जितने बायोगैस रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वो आपको इस पोर्टल से मिल सकती है। अगर हम स्कीम की बात करें नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम की, तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च किया है। कब तक के लिए? पीरियड ऑफ 2021-22 से 2025-26 तक के लिए। इस प्रोग्राम में मेनली 3 प्रोग्राम चलेंगे। एक वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, सेकंड बायोमास प्रोग्राम, थर्ड बायोगैस प्रोग्राम। तो वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम में क्या होगा, जितनी भी हमारी अर्बन सिटीज है, इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, जो भी वेस्ट निकल रहा है, इससे हम लार्ज बायोगैस के प्लांट खोलेंगे। बायो सीएनजी पावर प्लांट्स भी खोले जाएंगे। इनमें हेल्प कौन करेगा? इन प्लांट्स को खोलने में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी आईआरडीए। ये बेसिकली इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगी। इसके बाद आता है बायोमास प्रोग्राम। इसमें क्या होगा कि जो भी बायो वेस्ट निकलता है इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से, उसे क्या किस में कन्वर्ट किया जाएगा? उसे सॉलिडिफाई किया जाएगा ब्रिकेट्स और पैलेट्स में। तो इसके भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खुलेंगे, ताकि फिर इनका जो यूज होगा, फिर आपको पावर जनरेशन में इनका यूज किया जा सकता है। इसके बाद बायोगैस प्रोग्राम है। ये रूरल एरियाज में खोले जाएंगे, ताकि फैमिली और मीडियम साइज का जो बायोगैस प्लांट को खोला जा सकता है, जिसमें जो भी बायो वेस्ट होता है रूरल एरिया में या फैमिली लेवल पे, तो उसे बायोगैस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये बेसिकली 3 प्रोग्राम आते हैं नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम में। यूपीएससी इस प्रोग्राम पे फोकस कर सकती है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज जजेस का जो रिक्यूजल होता है उसके ऊपर है। क्यों न्यूज में है? दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जस्टिस एस के कौल, इन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया है एक केस से। ये केस में क्या था कि एक पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें चैलेंज किया गया था कि जो अभी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर चीफ है इसके मिश्रा, उनको जो एक्सटेंशन मिल रहा है उनके सर्विस में, उसे चैलेंज किया गया था। पर हुआ क्या था कि इनने इस पिटीशन में पहले भी सुनवाई कर रखी थी, तो इसलिए वापस से इस केस में नहीं बैठ सकते। तो उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया। अब रिक्यूजल का मतलब क्या होता है? उदाहरण के लिए आप ऐसा समझिए कि कोई केस है जिसमें आपके रिश्तेदार एक पार्टी हो या लिटिगेंट हो, ठीक है? तो कायदे से आपको सुनवाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो एक बायस होगा वो अपने फैमिली के प्रति होगा, अपने रिलेटिव्स के प्रति होगा, अपने जानकार के प्रति होगा। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये सीधे शब्दों में बहुत सिंपल एग्जांपल है। ऐसे इसीलिए जो जजेस हैं वो अपने आप को रिक्वेस्ट कर लेते हैं पर्टिकुलर केस से, ताकि जो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस है, रीजनेबलनेस है, वो बनी रहे और किसी भी प्रकार का जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो ना रहे उस पर्टिकुलर केस में। तो ऐसे केस में जब भी कोई जज रिक्यूज करते हैं कोई केस से, तो वो क्या हो जाता है, वो केस चला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में, और वो फिर से एक नई फ्रेश बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब जनरली रिक्यूज क्यों करते हैं? एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहे कि आपने कोई जजमेंट दिया, आपके किसी प्रकार से कोई आप एसोसिएट हो पर्टिकुलर लिटिगेंट से, तो इसी केस में आपको रिक्यूज करना पड़ता है। या फिर एक केस ऐसा भी है कि हाई कोर्ट में अगर आपने कोई वर्डिक्ट दिया था किसी केस में, और वही केस वापस से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में आया और अब आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, तो फिर आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के प्रोविजन के अनुसार आपको वापस से उस केस की सुनवाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसमें जजमेंट दे रखा है। तो आपका एक इनर बायस कभी सामने आ सकता है। और जो रिक्यूजल का कोई प्रोसेस नहीं होता, हमारे ना संविधान में कोई प्रोसेस है, ना किसी और लॉ में ऐसा कोई प्रोसेस दे रखा है। हालांकि जो लॉयर्स होते हैं, जो लिटिगेंट की तरफ से जो आर्ग्यू करने वाले हैं, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप इस केस में किसी तरीके से जुड़े हुए हो या आपने पहले कोई जजमेंट दे रखा है, तो आप इसकी सुनवाई ना करें तो ज्यादा अच्छा है। तो वो मांग कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जज के रिक्वेस्ट किया जाए। सिग्निफिकेंस इसका यही है कि एक तो ये नॉन पार्शियल हो जाता है, जो भी हमारा जजमेंट आएगा किसी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं रहती है, और फ्री एंड फेयर वर्डिक्ट आने की संभावना रहती है। इससे जो रेपुटेशन ऑफ जुडिशरी की वो इंटैक्ट रहती है। तो ये छोटी सी न्यूज है जो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज केक को लेकर है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया केक, इसने क्या डिसाइड किया है कि अब जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनके परफॉर्मेंस को उससे ऑडिट करना है, ताकि ये मेजर किया जाए जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज बनी थी, वो ठीक से अपना काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ठीक है? तो दिक्कत क्या हो रही है? जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसने ये बोला है कि जो स्टेट में स्टेट फाइनेंस कमीशन बनी है,
एज पर द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो कई जगह ये जो फाइनेंस कमीशन बनी स्टेट की, ये इनइफेक्टिव है और कोई स्टेट में तो बनी ही नहीं है। तो इन्हें और ज़्यादा एम्पावर करने की आवश्यकता है, ताकि ये अच्छे से जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनका जो फाइनेंशियल गवर्नेंस है, वो इम्प्रूव किया जा सके। वो अच्छे से टैक्स रिकमेंड कर पाएँ, ठीक है? म्युनिसिपैलिटीज़ को ठीक से रन कर पाएँ, ताकि जो लोकल गवर्नेंस है, वो अच्छे से इंश्योर किया जा सके। तो ये तब हो पाएगा जब के जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है उनको ठीक से ऑडिट कर सकता है। उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बाहर आ सकती है। अगर हम केक को देखें तो इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में है, आर्टिकल 148 टू 151 में इसका प्रोविजंस है। और जो केक होता है वो क्या होता है, हेड होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का। और इसे अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इनका टर्म कब तक होता है, 6 ईयर और अप टू एज ऑफ 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। इनका जो मेन काम यही होता है, जितने भी अकाउंट्स होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट एंड यूटी जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको ऑडिट करना। और ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उनको गाइड करते हैं, उनको फिलोसफर का काम करते हैं, क्योंकि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी पर जो भी इरेगुलरिटीज आती हैं या जो भी वो जांच करना चाहते हैं, तो वो केक की रिपोर्ट के आधार पर ही जांच करते हैं ये। और केक जो है 3 ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को। फर्स्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो 3 रिपोर्ट्स हैं जो केक प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। तो ये केक को लेके बेसिक फैक्ट हो गए जो एग्जाम में यूपीएससी पूछती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ पैसा को लेकर है। पैसा मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, पैसा एक्ट। ये कब आया था, 1996 में आया था। अभी ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो हमारा मध्य प्रदेश स्टेट है, वहां पर 15 नवंबर से ये पैसा रूल लागू कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे क्या होगा, जो ग्राम सभा होंगी विलेजेस की, वो एम्पावर हो जाएंगी और वो जितने भी रूल्स और रेगुलेशन अपने नेचुरल रिसोर्स के रिगार्डिंग बना सकती हैं, इंप्लीमेंट करा सकती हैं। उसके बाद जो ट्राइबल पीपल रहते हैं वहां पर और उनको राइट्स दिए जाएंगे, ताकि वो नेचुरल रिसोर्स को ठीक से कलेक्ट कर सके, उन्हें कोई रोके ना। इसके बाद ट्राइबल कम्युनिटीज की लाइफ को और ईज कर दिया जाएगा। तो ये मेन एम है इस एक्ट के। तो पैसा एक्ट बेसिकली है क्या, पैसा एक्ट का सिंपल सा मतलब है, जो भी पंचायत के प्रोविजंस हैं जो हमारे पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो 5th शेड्यूल एरियाज के जितने भी शेड्यूल एरियाज डिक्लेयर्ड है वहां पर इसके प्रोविजन को इंप्लीमेंट कराना, जहां पर ह्यूज ट्राइबल पॉपुलेशन है, ताकि जो ग्राम सभा को एम्पावर किया जा सके, सेल्फ गवर्नेंस का मॉडल लाया जा सके। इसका बैकग्राउंड ये है कि जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1992 में, तो ये जो 3 टायर पंचायत राज इंस्टीट्यूट आया था, वो 5th शेड्यूल के जो जितने भी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज थे वहां पर ये इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकते थे, वो रिस्ट्रिक्टेड थे। तो वहां पर सेल्फ गवर्नेंस लाने के लिए, वहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूट को सेटअप करने के लिए बुरिया कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी 1995 में, तब जाके पैसा एक्ट 1996 में आया था, ताकि जो पंचायत रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो जो 5th शेड्यूल के अंदर आने वाले शेड्यूल एरिया में और ट्राइबल एरियाज पे भी ऐसा पंचायत राज का कॉन्सेप्ट लाया जा सके, ताकि वहां भी सेल्फ गवर्नेंस बढ़ाई जा सके। तो अब इस पैसा के अंदर क्या प्रोविजंस हैं, एक तो डेवलपमेंट रिलेटेड पावर दी जाएगी ग्राम सभा को, तो कि जितने भी लैंड एक्विजिशन होंगे या कोई प्रोजेक्ट बनेगा, कोई अगर अप्रूवल की आवश्यकता है, तो वो ग्राम सभा देगी वहां पर। और अगर कोई ट्राइबल सब प्लान बन रहा है, प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसके पहले आपको ग्राम सभा की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद उनका मेंटेनेंस ऑफ कल्चर एंड आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशन, ताकि उनकी आइडेंटिटी को और कल्चर को इसी प्रकार नुकसान न पहुंचे। और जितनी भी स्कीम्स आएंगी ट्राइबल्स के लिए, उनमें उनका भी शेयर रहेगा। दूसरा है जुडिशियल पावर। इसमें जो भी उनके ट्रेडिशनल लॉस हैं, कस्टम है, उसमें वही लोग एडजुडिकेट करेंगे। वहां पर कोर्ट के उनको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ग्राम सभा ऐसे जुडिशियल कोर्ट भी वहां पर एक्ट कर सकती है उनके जितने भी ट्राइबल लॉस है, ट्राइबल बिलीफ्स को लेकर। इसके बाद में ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो गांव में मेन चीजें क्या होती है, जल, जंगल, जमीन। इस पे अगर वहां के रहने वाले जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उन्हीं का हक होना चाहिए। तो वहां पे आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को आप कलेक्ट कर सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। वाटर, फॉरेस्ट, कॉमन लैंड्स में आपका हक होना चाहिए। तो ये एक्ट ये इंश्योर करता है। तो ये इस एक्ट को यूपीएससी ने पहले ही पूछा है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ कोरोनेविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर है, KJWA। ये किसका इनिशिएटिव है, ये यूएनएफसीसी का इनिशिएटिव है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इस इनिशिएटिव में क्या बताया गया था कि ये जो कोरोनेविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर है, ये एक टाइप का इनिशिएटिव है जिसमें ये बताया गया था कि जो एग्रीकल्चर है उसे हम कैसे सुटेबल करें, अडाप्ट करें, ताकि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को फॉलो कर सकें, या जो हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उन्हें क्लाइमेट के हिसाब से, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अडाप्ट कर सकें, ताकि जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से, उसे कम किया जा सके, उसे खत्म किया जा सके। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसके कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो अभी इंडिया इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, या फिर अगर इंडिया ने उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी तो इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो सकती है। तो हमारे जो फूड सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए इंडिया ने इस
प्रोविजन का अपोज किया है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलने वाला जो एमिशंस है वो लग्जरी एमिशंस नहीं है, वो सर्वाइवल एमिशंस है। हमारे जो 141 करोड़ जो लोग पॉपुलेशन है उन्हें खाना देना है। हमारे देश में अभी भी जो पॉपुलेशन बहुत सारे वो अंडर न्यूट्रिशन है, उन्हें ठीक से नहीं मिल पा रहा है, या हमारे यहाँ हंगर अभी भी एक बड़ी समस्या है। तो अगर उनके हंगर की समस्या दूर करना होगी तो हमें हमारा एग्रीकल्चर से ज्यादा फूड प्रोड्यूस करना होगा। तो इसीलिए जो एमिशन होगा वो हमारी सर्वाइवल एमिशन होगा। इसीलिए इंडिया ने इस कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर का अपोज किया है। तो यूएनएफसीसी का डिसीजन था। पर हालांकि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है, पर अभी भी हमारा जो पर कैपिटा कार्बन एमिशन है वो बहुत ही लो है। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अभी भी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसका 7% एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। हमारी जो राइस होती है उससे बहुत ज्यादा मीथेन निकलता है। जो हम बायोमास जलाते हैं उससे कई प्रकार का पोल्यूशन निकलते हैं। तो ये सब एग्रीकल्चर से निकलने वाले एमिशंस होते हैं जिसे हमें कंट्रोल करना है। इसीलिए कोरोना विया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यूपीसी पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज़ हमारी राइनोस के ऊपर है। तो इनका जो हॉर्न्स का जो ट्रैफिकिंग हो रही है उसके रिलेटेड जो साइट से कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर स्पीसीज उसकी जो सीओपी हो रही है पनामा में, वहां पर साइट्स ने इस पे चिंता जाहिर करी है कि जो ट्रैफिकिंग हो रही है राइनो के हॉर्न्स की वो रेम्पेंटली हो रही है, जिसमें कोई सजा नहीं हो रही, जिसमें कोई इम्प्यूनिटी नहीं हो रही है। तो उस पर इन्होंने चिंता जाहिर करी है। अगर हम प्लीज को ध्यान में रखें, वन हॉर्न राइनोस को इंडियन राइनोस भी बोला जाता है, और ये जितने भी राइनोस स्पीसीज हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट होते हैं। वन हॉर्न राइनोस की पहचान ये है कि उनमें एक सिंगल ब्लैक हॉर्न पाया जाता है। ये प्राइमरली ग्रास, लीव्स, श्रब्स, ट्रीज में को कंज्यूम करते हैं। और 75% ऑफ वर्ल्ड एंटायर पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है? असम, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। जो राइनो पॉपुलेशन है उसका जो 75% है वो असम, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। यहाँ तक कि अकेले काजीरंगा में 2/3 ऑफ वन हॉर्न राइनोस पाया जाता है। इसीलिए काजीरंगा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दे रखा है। अगर हम आईयूसीएन की रेड लिस्ट की बात करें तो अभी जो वन हॉर्न राइनो है वो वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है। और हमारे देश का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। और अगर हम साइट्स की बात करें, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज वो अपेंडिक्स 1 में इसको रखता है, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन इसको अवेलेबल है। तो राइनोस के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। और एक प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2022 में यूपीएससी ने पूछा था। विच वन ऑफ द लेक्स ऑफ द वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू डेजर्ट? तो इसका आंसर है लेक फेग्यूबिन। तो ये न्यूज में भी था। और यूपीएससी जब जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज है वो हमें पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही और करंट अफेयर वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।